मैं खड़ा हुआ तो अचानक मुझे जोरदार चक्कर आया। शाजिया ने बढ़कर मुझे थाम लिया। ये कैफियत चंद लम्हे ही रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल हो गया। आहिस्तगी से बाहर की तरफ चल दिया। कमरे से लेकर पोर्च तक का फासला बमुश्किल 200-250 कदम का होगा, मगर गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मेरा सांस बुरी तरह फूल गया और चेहरा पसीने में तर हो गया। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर गिर कर हाँपने लगा। मेरे पीछे पीछे तैमूर और नजीर भी डॉक्टर को लेकर आ गए। नजीर ने स्टीयरिंग संभाला, तैमूर ने डॉक्टर को भी पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। शाजिया मेरे साथ पिछली सीट पर थी, तैमूर भी पिछली सीट पर बैठ गया। नजीर ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आहिस्तगी से रवाना हो गई। डॉक्टर झुंझला कर बोला, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, अब तुम पुलिस से बच नहीं सकोगे। तुम्हारे साथ जाते हुए मुझे कम से कम 10 आदमियों ने देखा होगा, उनमें से कोई भी। तैमूर धाड़ा, बकवास बंद करो। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर डॉक्टर की गुद्दी पर रख दिया। नजीर ने डैशबोर्ड से कोई चीज निकाली और डॉक्टर को देते हुए बोला, ये ब्लाइंड फोल्ड है डॉक्टर, इसे खुद अपने हाथों से बांध लो। ब्लाइंड फोल्ड की बनावट चश्मे की तरह थी। तैमूर ने कहा, 1 मिनट। उसने आगे बढ़कर मजबूती से ब्लाइंड फोल्ड डॉक्टर की आंखों पर बांध दिया। फिर वो नजीर से बोला, ध्यान रखना नजीर, मुमकिन है हम लोगों का ताकुब किया जाए। नजीर बोला, फिक्र मत करो, मैं पूरी तरह चौकन्ना हूं। मेन रोड पर आकर नजीर ने एकदम गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मुझे अंदाजा तो था कि कोई ना कोई खास बात जरूर है, वरना नजीर इतनी उजलत का मुजाहरा न करता। मेरे जहन में ये ख्याल आया ही था कि नजीर वहां से इतनी बदहवासी में क्यों निकला। आखिर फोन पर उसे क्या इत्तला मौसूल हुई थी। तैमूर ने उसी वक्त पूछा, मसला क्या है नजीर, क्या तुमने कोई खतरा महसूस किया था? नजीर बोला, खतरा महसूस नहीं किया था, बल्कि खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। मेरे आदमियों की गफलत और बेपरवाही की वजह से डॉक्टर की बीवी और बेटी वहां से निकल भागने में कामयाब हो गई हैं। डॉक्टर ने जल्दी से पूछा, क्या वो दोनों वहां से निकल गई हैं? उसके लहजे में दबा दबा जोश था। फिर बोला, मुझे उम्मीद थी कि फौजिया जरूर तुम लोगों के चुंगल से निकल जाएगी। मेरी बेटी बहुत ज़हीन है। नजीर दांत पीस कर बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने अभी पूरी बात नहीं सुनी है, वरना इतने खुश ना होते। मेरे आदमियों ने उनका ताकुब करके उन्हें दोबारा पकड़ लिया है, मगर यह खदशा तो बहरहाल मौजूद है कि इस दौरान में उन्होंने पुलिस या किसी फर्द को अपने बारे में इत्तला दे दी होगी। डॉक्टर ने मरे मरे लहजे में कहा, वो जिंदा तो है ना? नजीर बोला, यह भी उस वक्त मालूम होगा जब मेरा राब्ता अपने आदमियों से होगा, और अब तुम ये अपनी टर्टर बंद करो और हमें सोचने दो। डॉक्टर की बकवास उस वक्त मुझे भी गिरा गुजर रही थी। मुझे हैरत थी कि तैमूर अब तक खामोश क्यों था। ऐसे मौके पर जरा सी भी खिलाफे मिजाज बात उसे चिराग पा कर देती। तैमूर ने भारी लहजे में पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? नजीर बोला, अब हम वहीं जा रहे हैं जहाँ का जिक्र मैंने हॉस्पिटल में किया था। मैंने कहा, तुम हमें वहाँ छोड़कर फौरी तौर पर मेरा ब्रीफ केस ले आना, मुझे उसकी अशद जरूरत है। मैं जल्द से जल्द दोबारा सरगर्म होना चाहता था। ये उसी वक्त मुमकिन था जब उस बूढ़े जोगी की जड़ी बूटियां और सुफूफ मेरे पास होता। वो हैरत अंगेज दवाएं थीं जो उस बूढ़े की बरसों की मेहनत का निचोड़ थीं। नजीर ने कहा, अगर इतना ही जरूरी है तो मैं आपको वहां छोड़कर ब्रीफ केस ले आऊंगा। फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। नजीर शायद डॉक्टर की वजह से खामोश था। मुझे शुबा था कि उसने डॉक्टर की बीवी और बेटी के दोबारा पकड़े जाने के सिलसिले में झूठ बोला था। शायद वो डॉक्टर को दबाव में रखना चाहता था। मैंने भी इस सिलसिले में नजीर से कुछ पूछना मुनासिब न समझा। यूं भी बात करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मेरा सर तैमूर के कंधे से टिका हुआ था और उस वक्त भी पूरा जिस्म पसीने में तर था। मेरे जिस्म पर इतने जख्म थे कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो बेहोशी ही में इस दारे फानी से कूच कर चुका होता। ये तो मैं ही ढीठ और सख्त जान था कि मर मर कर जिए जा रहा था। मुझे अपने साथियों पर भी फख्र था। वो लोग न जाने कितनी मर्तबा मुझे मौत के मुंह से छीन लाए थे। फिर मुझे नाना जी की बात याद आई। वो अक्सर कहा करते थे, कामी पुत्र, मौत का वक्त तो अल्लाह ने लिख दिया है। जब इंसान के सांस पूरे हो जाते हैं तो मौत 70 पर्दों में से भी उसे दबोच लेती है। नाना जी की बात सही थी, मगर मेरे जानिसार साथी न होते तो ये भी मुमकिन था कि मैं माजूरी की हालत में सिसक सिसक कर जिंदगी के सांस पूरे करता। साथियों के मामले में वाकई मैं खुश नसीब था। मुझे अब तक जितने भी साथी मिले थे सभी मुझ पर जान निछावर करने को तैयार रहते थे। तैमूर और ग्लोरिया तो गोया मेरी जात का ही हिस्सा थे। उनके अलावा विजय, कांता, नजीर, शाजिया, नासिर, बाबा साईं, अली मुराद और बेशुमार ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता भी नहीं था। अचानक तैमूर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो मुझे आवाजें दे रहा था। उसका ख्याल था कि शायद तकलीफ और नक्काहत से मैं गुनूदगी में मुब्तला हूँ। तैमूर ने एक मर्तबा फिर आहिस्तगी से मुझे पुकारा, कामरान आंखें खोलो प्लीज। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं होश में हूँ। तुम इतने परेशान हो गए कि डॉक्टर के सामने मुझे नाम लेकर पुकारने लगे। वो बोला, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे डॉक्टर यहाँ है भी नहीं। यहाँ पहुंचते ही नजीर ने उसे अपने आदमियों के हवाले कर दिया था।
फिर वो हंस कर बोला, डॉक्टर को तुम्हारी असलियत मालूम हो ही जाती। फिर वो मौजू बदल कर बोला, तुम चल सकोगे या? मैंने तलखी से कहा, अभी मैं इतना अपाहिज नहीं हुआ हूं कि 2-4 आदमी मुझे उठा कर ले जाएं। तैमूर ने जल्दी से कहा, मेरा मतलब ये नहीं था, चलो फिर उतरो। मैं हिम्मत करके गाड़ी से बाहर आ गया और चंद लम्हे तक वहीं खड़ा सांस दुरुस्त करता रहा। तैमूर ने मुझे सहारा देने की कोशिश भी न की। वो जानता था कि मैं किसी भी हाल में किसी का सहारा कबूल नहीं करूंगा। अलबत्ता वो पूरी तरह चौकन्ना खड़ा था कि अगर मैं गिरने लगूं तो वो मुझे संभाल सके। मैं चंद कदम गाड़ी के सहारे से चला, फिर गाड़ी छोड़कर मैं बरामदे की तरफ बढ़ा तो लड़खड़ा गया। तैमूर ने लपक कर मुझे थाम लिया, फिर मुझे लेकर आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ से मुझे नजीर ने सहारा दे दिया। वो मुझे आरास्ता बेडरूम में ले गए। डॉक्टर वहां पहले से मौजूद था। उसकी आंखों पर अभी तक चमड़े का ब्लाइंड फोल्ड बंधा हुआ था। उसके हाथ पुश्त पर ले जाकर बांध दिए गए थे। तैमूर ने दरवाजा बंद किया, फिर डॉक्टर की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया। उसके बाद उसने डॉक्टर के हाथ भी खोल दिए। डॉक्टर अपनी दोनों कलाइयां मसलने लगा। फिर उसने नफरत भरे अंदाज में मुझे देखा और बोला, तुम लोग जो कुछ मेरे साथ कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तैमूर ने तज़हीक आमेज अंदाज में उसे देखा। ये डायलॉग मुख्तलिफ लोगों से हमने इतनी बार सुना था कि अब इसे सुनकर भी हंसी आती थी। तैमूर ने तंजिया लहजे में कहा, तुम अपना काम करो, हमें मौका नहीं मिला तो जाहिर है नहीं पछताएंगे। उसने ब्लड और ड्रिप के बैग्स डॉक्टर के हवाले करते हुए कहा। वहां बैग्स लटकाने के लिए स्टैंड नहीं था, इसलिए तैमूर ने वहां लंबी सी एक रस्सी बांधी। डॉक्टर ने महारत से अपना काम किया और एक तरफ बैठ गया। नजीर ने डॉक्टर को मुखातिब किया, बोला, मेरे ख्याल में अब तुम भी आराम कर लो। हमसे ताउन करते रहे तो खुद भी आराम से रहोगे और तुम्हारी बीवी और बेटी भी महफूज रहेंगी। ये कहकर उसने डॉक्टर को साथ चलने का इशारा किया। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने नजीर से ब्रीफकेस लाने को कहा था और वो अब तक यहीं मौजूद था। मैंने तैमूर से कहा, डॉक्टर की बीवी और बेटी का मसला क्या है? वो दोनों वाकई हमारे कब्जे में हैं या नहीं, या तुम डॉक्टर से ब्लफ कर रहे हो? वो बोला, असल बात का इल्म तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। अभी नजीर से मालूम करता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है कि नजीर ने डॉक्टर पर दबाव डालने के लिए झूठ बोला है। उसी वक्त नजीर वापस आ गया। उसने शाजिया से कहा, अब तुम भी जाकर आराम करो, न जाने कितनी रातों से जाग रही हूँ। उसकी बात पर पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि शाजिया भी यहीं मौजूद है। शाजिया ने आहिस्ता से कहा, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं आज दिन में अपनी नींद पूरी कर चुकी हूँ। यहाँ कोई नर्स तो है नहीं, कामरान साहब को अभी मेरी जरूरत पड़ सकती है। तैमूर ने कहा, तुम अभी जाकर सो जाओ, जब हम लोग सोने लगेंगे तो तुम्हें उठा देंगे। शाजिया बादल नखास्ता वहां से आ गई और बोझल कदमों से बाहर निकल गई। वो चली गई तो मैंने नजीर से पूछा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि डॉक्टर की बीवी और बेटी को दोबारा पकड़ लिया गया है? नजीर बोला, कुछ भी नहीं, वो लोग हमारे कब्जे से निकल गई हैं, वरना हम हॉस्पिटल छोड़कर क्यों भागते। तैमूर ने कहा, वो आखिर निकल कैसे गई? क्या तुम्हारे आदमियों ने भंग पी रखी थी? वो बोला, मैं जाऊंगा तो मालूम होगा कि वो दोनों कैसे निकल गईं। नजीर ने आहिस्ता से कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर बोला, मैं अब चलता हूँ, मुझे कामरान साहब का ब्रीफकेस भी लेकर आना है। नजीर चला गया तो मैंने भी आंखें मूंद ली। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। न जाने मेरा कितना खून बह गया था, वरना मैं इससे पहले भी कई दफा जख्मी हुआ था, मगर इतनी नक्काहत मैंने कभी महसूस नहीं की थी। फिर मुझे तैमूर की आवाज सुनाई दी। वो शाजिया से मुखातिब था। बोला, शाजिया, मेरा ख्याल है कि अब आप भी कुछ देर आराम कर लें, मैं अभी जाग रहा हूँ। शाजिया बोली, मैंने आपको बताया तो था कि हॉस्पिटल में 3-4 घंटे की नींद ले चुकी हूँ, अब बिल्कुल फ्रेश हूँ। आराम की जरूरत आपको है, न जाने कितनी रातों से जाग रहे हैं आप। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तैमूर हंस कर बोला, मेरी तबीयत तो उसी दिन ठीक हो गई थी जिस दिन कामरान जख्मी हुआ था। वो बोली, यूं कहिए कि आप अपनी तकलीफ भुला बैठे हैं। आप सही मानों में कामरान के दोस्त हैं, वो भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं। जिस वक्त उन्होंने आपकी नामनेहात लाश देखी थी, इनकी हालत इतनी गैर हो गई थी कि लग रहा था कि अभी बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर मैंने कामरान साहब जैसे आहनी शख्स की आंखों से भी आंसू बहते देखे थे। तैमूर ने जज्बाती अंदाज में कहा, यह कामरान की मोहब्बत है, वरना मैं इस काबिल कहाँ हूँ। मैंने आंखें बंद किए हुए कहा, खुश फहमी है आपकी, अब अगर आप कुछ देर आराम कर लें तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। तैमूर भी हंस कर बोला, मुझे कोई खुश फहमी नहीं है, तुम जैसा मनहूस आदमी किसी का दोस्त कैसे हो सकता है। फिर वो शाजिया से बोला, मैं वाकई कुछ देर आराम कर लूं, ब्लड या ड्रिप खत्म हो जाए तो मुझे उठा देना, मैं डॉक्टर को यहाँ ले आऊंगा। फिर वो दरवाजा खोल कर बाहर निकल गया। चंद लम्हे के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों को उंगलियों से संवार रहा हो। फिर मुझे शाजिया की आवाज सुनाई दी, क्या बहुत ज्यादा तकलीफ है कामरान? मैंने आंखें खोले बगैर कहा, अगर तुमने मुझे आराम न करने दिया तो ये तकलीफ मजीद बढ़ जाएगी। वो बोली, नाराज क्यों होते हैं? अच्छा चलें आप सो जाएं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। फिर वो वाकई कुछ न बोली। मुझे न जाने कब नींद आ गई।
मेरी आंख खुली तो मुझे ताजगी और फरहत का एहसास हुआ। ब्लड का बैग भी खाली था और ड्रिप भी खत्म हो चुकी थी। मैंने बाईं जानिब देखा, एक कुर्सी पर शाजिया बैठी बैठी सो रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। उसके बाल शानों पर बिखरे हुए थे और लिबास भी मलगजा सा था। मुझे मालूम था उसने झूठ बोला था कि मैं हॉस्पिटल में नींद ले चुकी हूँ। मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। जग और ग्लास साइड टेबल पर मौजूद था। मैं आहिस्तगी से उठकर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर जग और ग्लास उठा लिया। पानी निकालते हुए जग ग्लास से टकरा गया। उसके टकराने से जो आवाज पैदा हुई उसे सुनकर शाजिया ने एकदम आंखें खोल दी और हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। लपक कर मेरे पास आई, बोली, अरे अगर पानी चाहिए था तो मुझसे कहते। मैंने कहा, अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। मैंने पानी का ग्लास एक सांस में खाली कर दिया। जग और ग्लास रखते वक्त मुझे बाजू की तकलीफ का एहसास हुआ। बाजू की तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी, मगर मैंने शाजिया पर जाहिर न किया। मेरे बाजू में गोली लगी थी और उसे निकालने के लिए डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा था। मेरे साथ तो मसला ये था कि मुझ पर कोई ट्रैंकुलाइजर भी असर नहीं करता था। अब ये तकलीफ तो मुझे बर्दाश्त करना थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ कम होने लगी। मुझे अचानक नज़ीर का ख्याल आया। मैंने शाजिया से पूछा, क्या नज़ीर अभी तक वापस नहीं आया? वो बोली, वो तो रात ही वापस आ गए थे। आप सो रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो आपका ब्रीफ केस ले आए हैं। शाजिया ने पूरी तफसील बता दी। मैं दोबारा उठकर बैठ गया। कहा, तुम जल्दी से वो ब्रीफ केस ले आओ। ब्रीफ केस उसी कमरे में मौजूद था। शाजिया ने ब्रीफ केस उठाकर एहतियात से बेड पर रख दिया। वो खासा वजनी था। उसे उठाने में शाजिया दोहरी हो गई। वो लॉक नहीं था। मेरे कहने पर शाजिया ने उसे खोल दिया। उसमें नीचे की तरफ बड़े नोटों की गड्डियां तह दर तह रखी हुई थीं। उनके ऊपर दवाओं और सुफूफ की शीशियां थीं। सबसे ऊपर एक फोल्डिंग राइफल, 2.38 के कोल्ट रिवॉल्वर, एक जर्मन ल्यूगर और उन हथियारों के दर्जनों राउंड्स थे। इन्हीं चीजों की वजह से ब्रीफ केस इतना वजनी हो गया था। मेरे कहने पर शाजिया ने तमाम हथियार निकाल कर बेड पर ढेर कर दिए। नोटों के साथ ही वो कागजात थे जिन पर जड़ी बूटियों और सुफूफों के इस्तेमाल की तरकीब लिखी थी। मेरी आसानी के लिए कांता ने हर बोतल पर मार्कर से नंबर डाल दिए। मैंने अपने मतलूबा सुफूफ और महलूल के बारे में शाजिया को बताया। उसने वो दवाएं ब्रीफ केस से निकाल ली। फिर मैं हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। मेरे बेड के सामने ही ड्रेसिंग टेबल थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ गया। मेरे जिस्म पर मरीजों वाला लिबास था। आगे से खुली हुई शर्ट और ढीला ढाला पाजामा। मैं अपने जख्मों का जायजा लेना चाहता था। आईने के सामने खड़े होकर मैंने शर्ट उतार दी। अपना सीना और पेट देखकर मुझे धचका सा लगा। मेरा पूरा सीना जख्मी था। मुझे जख्म तो नजर नहीं आ रहे थे, मगर पूरे जिस्म पर सफेद सफेद पट्टियां दिखाई दे रही थी। दायां बाजू भी शाने से लेकर कोहनी तक पट्टियों से जकड़ा हुआ था। मैंने शाजिया से कहा, ये सारी पट्टियां खोल दो। शाजिया ने हैरत से कहा, ये क्या कह रहे हो? तुम शदीद जख्मी हो, पट्टियां खोलोगे तो जख्म खराब हो जाएंगे। मैंने झुंझला कर कहा, मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो करो। वो बोली, मगर कामरान। मैंने उसे झिड़क दिया। कहा, बहस मत करो शाजिया, मैं खुद भी खोल सकता हूं ये पट्टियां। शाजिया ने कहा, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हारे बाजू और सीने पर स्टिचेस हैं। तुम समझते क्यों नहीं कि जख्म खराब हो जाएंगे? मैंने तल्ख लहजे में कहा, तुम समझ रही हो कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मैं जख्मों का इलाज ही करना चाहता हूँ। चलो पट्टियां खोलो। शाजिया ने फैसला कुन लहजे में कहा, मैं नहीं खोलूंगी। मैंने झुंझला कर कहा, मत खोलो, मैं खुद ही खोल लूंगा, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। मुझे पहली बार शाजिया की ढिठाई पर गुस्सा आया। मैंने पहले बाजू की पट्टी खोली। पट्टी खोलते हुए मैंने एहतियात से काम नहीं लिया, इसलिए रगड़ लगने से जख्म से खून रिसने लगा। ये देखकर शाजिया ने हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया और सर्द लहजे में कहा, प्लीज तुम यहाँ से जाओ और तैमूर को भेज दो। तुम तो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचा रही हो। वो बोली, मैं तो सिर्फ। मैंने चीख कर कहा, शाजिया प्लीज जाओ यहाँ से और तैमूर को भेजो। वो बोली, तुम आखिर समझती क्यों नहीं? मैं पूरी कुव्वत से चीखा, गेट लॉस्ट। मुसलसल हुज्जत से मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। शायद उसे मेरी तरफ से इतने शदीद रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, यस कम इन। दूसरे ही लम्हे तैमूर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में नींद का खुमार था। मुझे देखते ही वो बुरी तरह चौंका और झपट कर मेरे नजदीक आ गया। बोला, क्या हुआ कामरान? तुमने बैंडेज क्यों खोल दी और तुम चीख क्यों रहे थे? मैंने कहा, मैं अपने जख्मों पर उस बूढ़े जोगी की दवाएं लगाना चाहता हूँ। मगर शाजिया की समझ में मेरी बात नहीं आ रही। फिर जरा तवक्कुफ के बाद मैंने तैमूर से कहा, तुम ये तमाम पट्टियां खोल दो। तैमूर ने कहा, अच्छा तुम बैठ तो जाओ, मैं अभी सारी पट्टियां खोलता हूँ। शाजिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, तैमूर भाई क्या वाकई इनकी बात मान लेंगे? तैमूर हंसकर बोला, अरे ये बहुत जादू असर दवाएं हैं, आप इत्मीनान से बैठ जाएं, कामरान की फिक्र मत करें, इसे कुछ नहीं होगा। तैमूर ने मुझे बेड पर बिठाया और एक एक करके सारी पट्टियां खोल दी। अपने जख्म देखकर चंद लम्हे को तो मैं भी सकते में रह गया। जख्मों की सफाई और स्टिचिंग करने के बाद
डॉक्टर्स ने मेरे सीने के तमाम बाल रेजर से साफ कर दिए थे। मैंने तैमूर के हवाले एक महलूल किया और कहा कि इस महलूल से तमाम जख्म साफ कर दो। उसने कॉटन के जरिए सारे जख्म अच्छी तरह साफ कर दिए। वो महलूल जख्मों पर लगा तो मुझे शदीद तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म में अंगारे भर गए हों। मैंने सख्ती से होंठ भींच लिए। तकलीफ की शिद्दत से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चेहरे से भी पसीना बहने लगा था। मैं जानता था कि यह तकलीफ चंद मिनट की है, मगर वो चंद मिनट गुजारना मेरे लिए अजाब हो गए थे। शाजिया बहुत गौर से मेरी हालत का जायजा ले रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दुख का तासुर था। उसका बस नहीं चल रहा था कि तैमूर को धक्का देकर कमरे से निकाल दे। 10 मिनट के बाद तैमूर ने कॉटन की मदद से दूसरा महलूल मेरे जख्मों पर लगाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे जिस्म में ठंड सी उतर गई हो। सारी तकलीफ लम्हों में गायब हो गई। मजीद 10 मिनट के बाद तैमूर ने एक सफूफ मेरे जख्मों पर छिड़क दिया और मैं उसी हालत में बेड पर नीम दराज हो गया। मैंने तैमूर से कहा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो ले आओ, मुझे शदीद भूख लग रही है। अगर कॉफी भी मिल जाए तो मजा आ जाए। तैमूर ने कहा, तुम आराम से बैठो, मैं देखता हूँ। शाजिया ने कहा, आप बैठे तैमूर भाई, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। बस मुझे ये बता दीजिए कि किचन किस तरफ है। तैमूर ने हंसकर कहा, ये तो मुझे भी किसी से पूछना पड़ेगा। शाजिया अपना लिबास दुरुस्त करते हुए उठ खड़ी हुई, बोली, अच्छा आप बैठे, मैं देखती हूँ। तैमूर ने कहा, आप नाश्ता ला रही हैं तो मेरे लिए भी ले आएं। शाजिया दरवाजा खोलकर कमरे से निकल गई। मुझे अचानक ख्याल आया कि एक सफूफ मुझे पानी में घोलकर भी पीना है। मैंने तैमूर से कहा कि मुझे ये सफूफ पानी में मिलाकर दे दो। वो सफूफ पीते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले भी उसे पिया हूँ। फिर मुझे याद आ गया कि बूढ़े ने जब मेरे हाथों को खौलते हुए पानी में डाला था तो यही सफूफ मुझे पिलाया भी था। उसके साथ ही मुझे ये हौलनाक ख्याल भी आया कि अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स दुगने हो जाएंगे, क्योंकि अब वो खुराक डबल हो गई थी, मगर मजबूरी थी। सफूफ पीते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खोई हुई कुव्वत न सिर्फ बहाल हो गई हो, बल्कि उसमें कई गुना इजाफा भी हो गया हो। उसके बाद मुझे भूख मजीद शिद्दत से लगने लगी। इस दौरान में तैमूर ने सारी दवाएं और हथियार दोबारा ब्रीफकेस में रख दिए। मैंने उठकर दोबारा अपने जख्मों का जायजा लिया। उनमें न सिर्फ तकलीफ नहीं थी, बल्कि खून रिसना भी बंद हो गया था। मैं दोबारा बेड पर जा बैठा। फिर एक शख्स नाश्ते की ट्रॉली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे नजीर और शाजिया भी थे। नजीर मुझे उस हालत में देखकर चौंका, मगर बोला कुछ नहीं। ट्रॉली लाने वाला वापस जाने लगा तो नजीर ने उससे कहा, किसी को भेजकर यहाँ की सफाई करवा दो। उसने फर्श की तरफ इशारा किया जहां मेरे जिस्म से उतरी हुई पट्टियों और खून आलूद कॉटन का ढेर था। वो शख्स असबात में सर हिलाकर वहां से चला गया। नाश्ते में तरतराते हुए पराठे थे, फ्राई अंडे थे, कबाब, मक्खन, भुना हुआ कीमा, जैम, जेली। मैं महावरतन नहीं हकीकतन खाने पर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बरसों से कुछ न खाया हो। शाजिया ने दबी दबी जबान में कहा, डॉक्टर ने कहा था कि आपको ठोस ग़िज़ा थोड़ी मिकदार में दी जाए। आपने गुज़श्ता 15 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए। मैंने मुंह चलाते हुए कहा, अरे सब चलता है, मेरा मैदा लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। तैमूर भी मेरा साथ दे रहा था, मगर मैं तो कुछ ज्यादा ही तेजी का मुजाहरा कर रहा था। मैंने नजीर और शाजिया से भी नाश्ते में शरीक होने को कहा, मगर उन दोनों ने माजरत कर ली। देखते ही देखते हम दोनों खाने की एक एक चीज को चट कर गए। फिर कॉफी के 2 कप पीने के बाद तो मुझे वाकई नशा सा महसूस हुआ। मैंने बेड पर फैलते हुए तैमूर से कहा, मुझे तो नींद आ रही है, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। इस दौरान में एक मुलाजिम खाली बर्तन भी ले गया था और उसने कमरे की सफाई भी कर दी थी। मैं सोने के लिए लेटा तो तैमूर और नजीर दोनों कमरे से निकल गए। शाजिया चंद लम्हे मुझे शिकायती नजरों से देखती रही। फिर वो भी जाने के इरादे से दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया। मेरी आवाज सुनकर उसने पलट कर मुझे देखा और बोझल कदमों से लौट आई। मैंने आहिस्ता से कहा, आई एम सॉरी शाजिया, मुझे न जाने क्यों उस वक्त गुस्सा आ गया था। शायद तकलीफ की शिद्दत से मैं कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया था, मुझे माफ कर दो। शाजिया ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। मुझे तो तुम्हारी तकलीफ की वजह से परेशानी थी, मगर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे वाकई इन जड़ी बूटियों में जादू हो। तुम्हारे चेहरे पर पहले की तरह बशाशत है। मेरी कैफियत अजीब सी हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने कांता खड़ी हो। मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाया और बोझल आवाज में कहा, अब तुम जाओ शाजिया, मैं अब आराम करूंगा, तुम भी आराम करो, खासी थकी हुई लग रही हो। शाजिया ने कहा, तुम सो जाओ, मैं चली जाऊंगी। मैंने जोर देकर कहा, तुम प्लीज चली जाओ। शाजिया बोली, क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो कामरान? मैंने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने करवट बदल कर आंखें मूंद ली। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में पहुंच गया।